सेक्शन 151 इंडेसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन। उन क्वेश्चन को बताया गया है जो कि फोरबिडन है, लाइक इंडेसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन। कोर्ट को सेक्शन 151 के अंडर ये पावर है कि वो रोक लगा सकता है ऐसे क्वेश्चंस पर जो कि स्कैंडलस कलंकात्मक होते हैं। एक केस था इसमें मोहम्मद मियान वर्सेस एम्परर। ऐसे क्वेश्चन तभी अलाउ करेंगे अगर वो रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होते हैं और फैक्ट इन इशू से उनका कोई संबंध होता है, अदरवाइज कोर्ट उनको परमिट नहीं करेगी। क्लियर है हरमन, पुष्कर? जी दीदी। नेक्स्ट है 152 क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और एनॉय। अगर क्वेश्चन इंसल्ट करने से रिलेटेड है तो ऐसे क्वेश्चन भी कोर्ट मना कर सकती है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं पूछेंगे क्रॉस में। 153 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी। अगर विटनेस डिस्पोजिशन देते हैं, एविडेंस देते हैं किसी ऐसे फैक्ट के बारे में जो कि रिलेवेंट कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। एग्जाम्पल है, ए ये बात असर्ट करता है कि उसने सर्टेन डे पर बी को लाहौर में देखा था, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आप उस दिन कोलकाता में नहीं थे। वो डिनाई करता है कि कोलकाता में नहीं था, तो वहाँ पर एविडेंस दिया जा सकता है उस फैक्ट को रिबर्ट करने के लिए कि उस दिन कोलकाता में वो नहीं था। तब एविडेंस दिया जा सकता है कि वो कोलकाता में ही था, तो वहाँ पे उसको एडमिट कर लिया जाएगा। क्लियर हुआ हरमन? ये जैसे हमने सेक्शन 11 पढ़ा था, प्ले ऑफ एलआईबी पढ़ा था, वैसे ही है। नेक्स्ट है 154। 154 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं हॉस्टाइल विटनेस। सुना है कभी हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है? जहाँ जिसके जो अगेंस्ट, अपनी हाँ, जिसके अगेंस्ट हम स्टेटमेंट देने आते हैं ना, उसी के फेवर में स्टेटमेंट दे देते हैं, उसी के फेवर में गवाही दे देते हैं, तो उसे कहते हैं हॉस्टाइल विटनेस। यानी कि हम एक्यूज्ड के अगेंस्ट गवाही देने आए थे, हम ये कहने आए थे कि हाँ मैंने इसको चोरी करते हुए देखा है, इसने ऑफेंस किया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हॉस्टाइल हो गए हैं। हम ये कहते हैं, उसके फेवर में गवाही दे देते हैं कि नहीं मैंने इसको चोरी करते हुए नहीं देखा और इसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। जिस पार्टी को विटनेस के तौर पे बुलाया जाता है, उसको गवाही देने के लिए बुलाया गया है, लेकिन वो फेवर में गवाही क्या करता है, उसके एक्यूज पर्सन के फेवर में गवाही दे देता है, तो उसको कहते हैं हॉस्टाइल विटनेस। क्लियर है? जी मैम। जी दीदी। पुष्कर आपको तो पता होगा, आप तो देख ही रहे हैं हॉस्टाइल विटनेस। जी मैम, बिट्टा सिंह को देखा था मैम। हाँ, अच्छा। नेक्स्ट है 155। 155 है इम्पेजिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। विटनेस के कैरेक्टर को लेकर इम्पेज करने के कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं कि आप विटनेस के कैरेक्टर को इंजर्ट करने वाले क्वेश्चंस करके उसको क्रेडिट को शेक कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 तरीके बता रखे हैं कि विटनेस का क्रेडिट करना। पार्टी उसको इम्पीच किया जा सकता है पार्टी के द्वारा, या जिसने बुलाया है, अगर विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है या गवाह बन जाता है तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट उसके क्रेडिट को इम्पीच कर सकते हैं। उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, या फिर हो सकता है जैसे उसको विटनेस को रिश्वत दे दी तो वो आकर हॉस्टाइल हो गया, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन उठा सकते हैं कि यहाँ पे झूठी गवाही दे रहा है। हम कोर्ट में क्या करेंगे, कोर्ट को बताएंगे कि ये बात सच नहीं है। नेक्स्ट आता है 156 क्वेश्चन टेंडिंग टू कॉरोबरेट एविडेंस ऑफ रिलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल। जब कोई विटनेस जिसकी संपुष्टि करना ज़रूरी होता है किसी रिलेवेंट फैक्ट का एविडेंस देता है, तब उससे ऐसे अन्य किसी भी सर्कमस्टांसेस के बारे में प्रश्न किया जाएगा कि उसने उस टाइम और उस स्थान पर क्या क्या चीज़ें देखी थी, मतलब जिस पर वो रिलेवेंट घटना होती है। अगर कोर्ट की ओपिनियन है कि ऐसी परिस्थितियाँ
अगर वो साबित हो जाए कि विटनेस ने उस रिलेवेंट फैक्ट के बारे में जो वो दे रहा है वो सेटिस्फाइड है या नहीं। जैसे कि एक विटनेस आता है, हम उससे पूछते हैं कि आप घटनास्थल पर कितनी देर रुके थे, आपने वहाँ किस किस को देखा था, आसपास कोई था वहाँ, क्या जिस पर्सन को आपने देखा था उस टाइम अंधेरा हो रहा था या फिर लाइट थी। तो ऐसे रिलेवेंट क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं और उन पर क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। हरमान, पुष्कर, क्लियर हुआ रिलेवेंसी के बारे में कि आसपास वहाँ और कौन कौन थे, कितने लोग थे। अगर ए बी को मार रहा था तो वहाँ पे 10-15 लोग और होंगे, क्या किसी ने बचाने की कोशिश की थी, ये क्वेश्चंस। जी मैम। 157 former statements of witness may be proved to corroborate later testimony as to same fact। किसी विटनेस के टेस्टमनी को कोरोबरेट करने के लिए विटनेस द्वारा उसी फैक्ट से रिलेटेड या उस टाइम के या लगभग वह फैक्ट जब एक्शन हुआ है या उस फैक्ट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लॉ द्वारा कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटी के सामने किया गया है, पहले वाला जो उसका कथन होगा उसको प्रूव किया जाएगा। जैसे कि 161 के जो स्टेटमेंट अगर कोई विटनेस देता है, वो देता है कि हाँ मैं घटनास्थल पर गया था और मैंने पुलिस को अपने सारे कागज़ दिए थे। अब वो जब उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला रहे हैं तो वो कह रहा है कि मैंने पुलिस को अपने बयान फ़ोन पर दिए थे और मैंने घटनास्थल नहीं देखा है, ना ही मैंने पुलिस को कोई पेपर दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो वो बाद वाली जो टेस्टमनी दे रहा है उसको कोरोबरेट कर सकते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि आपने वहाँ तो वो ये स्टेटमेंट दिया था, क्या आपने पुलिस को ऐसा स्टेटमेंट दिया था या नहीं। अगर वो कहता है कि नहीं मैंने पुलिस को ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था, तो हम क्रॉस एग्जामिनेशन में ये लिखवा सकते हैं कि मैंने पुलिस को ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया था। हरमन, क्लियर है? पुष्कर, आपको क्लियर है? जी दीदी। नेक्स्ट है 158 रिफ्रेशिंग मैम नहीं 158 है व्हाट मैटर्स मे बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 32 और 33। जब कोई स्टेटमेंट जो सेक्शन 32 या 33 के अंडर रिलेवेंट है, 32 33 हमने पढ़ा था डाइंग डिक्लेरेशन वाला, जी अगर दीदी। उनको प्रूव्ड कर दिया जाता है तब चाहे उसकी रिबटल के लिए कोरोबरेट करने के लिए जिसके द्वारा वह किया गया था उस पर्सन की विश्वसनीयता को सेटिस्फाइड करने के लिए वे सभी बातें प्रूव की जा सकेंगी जो यदि वह पर्सन विटनेस के रूप में बुलाया गया है, उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में सजेस्टिव बात की ट्रूथनेस को पलट दिया जाता है, प्रूव की जा सकती है। जैसे 32 हमने 33 पढ़ा था डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड था, तो यहाँ पे है कि वो प्रूव्ड हो गया, लेकिन हम उसको बाद में क्या कर सकते हैं, कॉरोबरेट कर सकते हैं। जैसे एक पर्सन था, उसने कहा कि वो पर्सन मेरे सामने डाइंग डिक्लेरेशन देकर मरा था कि ए ने उसका मर्डर किया है। अब उसको एज ए विटनेस बुलाया जाता है, विटनेस के तौर पे बुलाया जाता है, उससे पूछा जा सकता है कि क्या उस पर्सन की डेथ तुम्हारे सामने हुई थी। वो कह रहा है नहीं, उस पर्सन की डेथ मेरे सामने नहीं हुई थी। तो फिर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको किसने बताया कि उस पर्सन की डेथ हो चुकी है। तो वो कहता है कि मुझे किसी और ने बताया था। तो वहाँ पे उसको भी कॉरोबरेट किया जा सकता है उसके स्टेटमेंट को, क्योंकि अगर उसको कोई और पर्सन बता रहा है इसका मतलब है कि वो हियर से एविडेंस है, वो डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं आएगा। क्लियर है? उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है, उससे सजेस्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कहते हैं ना सुझाव, कि क्या आप जब कोई पर्सन वहाँ मर रहा था, अपना डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा था, तो क्या आप वहाँ पर थे या नहीं। तो वो कहता है नहीं मैं वहाँ पर नहीं था। तो हम सजेस्टिव क्वेश्चन में क्या लिखवाएंगे, यह कहना सही है कि जब उस पर्सन की मृत्यु हुई थी तो मैं वहाँ पर नहीं था। पुष्कर, आपको तो पता होगा, बहुत सजेशन देख चुके हो आप। फर्द मेरे सामने नहीं बनी थी, फर्द चौकी में बैठ के जी बनाई मैम। गई थी। ठीक, ऐसे ही अगर कोई विटनेस आता है, उसके सामने जैसे फ़र्द नहीं बनी है, मतलब सारे पेपर्स तैयार नहीं हुए हैं, हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं सजेशन में कि क्या आपके सामने फ़र्द बनी थी। वो कहता है नहीं, फ़र्द मेरे सामने नहीं बनाई गई थी।
आपके हस्ताक्षर हुए थे? कहता है हाँ मेरे हस्ताक्षर हुए थे। कहाँ हुए थे? चौकी में बैठ के हुए थे। तो इसका मतलब फ़र्द चौकी में बैठ कर बनाई गई थी। हाँ, फ़र्द चौकी में बैठ के बनाई गई थी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 159। डी। हाँ, डी गासवाना का मतलब क्या होता है? गासवाना। हाँ मतलब मैंने ना कुछ पढ़ा था अभी, तो उसमें गासवाना के तौर पर ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था, तो गासवाना मतलब क्या हुआ? गासवाना नहीं होगा, वो होगा गश्त। गश्तवाना या फिर गश्त। रवानगी। हाँ, गश्त होता है जैसे हरमन कहीं घूमने के लिए जाते हैं ना, तो ये लोग ड्यूटी के लिए निकले हुए होते हैं गश्त पर। जैसे इनकी ड्यूटी लगती है ना रात में, कि आज आपकी नाइट ड्यूटी है, आपको गश्त में रहना है, घूमते फिरते रहना है देखभाल के लिए, वो होती है। अच्छा। हम्म। ओके ओके। बाकी जैसे अगर गश्तवाना बोलते हैं या रवानगी बोलते हैं, तो ये अपने एक एंट्री करके जाते हैं जीडी में, जनरल डायरी में ना, कि हम इस टाइम रवाना हुए, तो उसे कहते हैं। ओके दी। सेक्शन 159, रिफ्रेशिंग मेमोरी। अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना। जैसे एक पर्सन के साथ घटना हुई है 2014 में, अब ये चल रहा है 2023, अब वो स्टेटमेंट देने के लिए आ रहा है। अब वो बेचारा इतना कहाँ तक याद करेगा कि 9-10 साल पुरानी घटना है। तो उसको मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए फ़ाइल दे दी जाएगी कि वो अपने स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ सकता है। क्योंकि हम क्या हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हम बातों को भूल जाते हैं। अगर एज अ विटनेस किसी को बुलाया जाता है और वो स्ट्रेस में कुछ भूल जाता है, तो उसको फाइल दे दी जाती है, डॉक्यूमेंट दे दी जाते हैं कि आप अपनी मेमोरी को रिकॉल कर लो, आप उन चीज़ों सब चीज़ों को दोबारा पढ़ लो। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस BC रेड्डी का एक केस था। इसमें कहा गया था कि मेमोरी को रिकॉल करने के लिए डॉक्यूमेंट पढ़ सकता है। जैसे डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट बनाई है, तो अगर डॉक्टर को एज ए विटनेस बुलाया जाता है, तो डॉक्टर अपनी रिपोर्ट को दोबारा से पढ़ सकता है कि क्या था इस रिपोर्ट में। क्लियर है? यस मैम। जी दीदी। नेक्स्ट है सेक्शन 160, टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट मेंशन इन सेक्शन 159। अगर कोई विटनेस ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में टेस्टिमनी देना चाहता है जैसा सेक्शन 159 में मेंशन है, उसको फैक्ट या रिकलेक्शन हो या ना हो, यानी खुद उसको फैक्ट के बारे में स्पेसिफिक रिकलेक्शन ना हो, ऐसा होने पर भी वह श्योर हो कि करेक्टली रिकॉर्डेड है डॉक्यूमेंट में, कि वो उसे राइटिंग को पहचानता है या डॉक्यूमेंट ठीक ठाक है, तो वहाँ विटनेस उसको क्या कर सकता है, प्रमाणित कर सकता है, सर्टिफाइड कर सकता है कि हाँ ये वही है। जैसे कि एक पर्सन को बुलाया, उससे कहा कि आप क्या कीजिए, आप ये पढ़ के बताइए कि ये जो FIR में जो साइन है ये आपके ही है या नहीं। अब ऐसा पर्सन आ गया है जो बहुत बूढ़ा हो चुका है, जब उसने FIR दी थी तो तब तक तो वो ठीक था, लेकिन अब उसकी आई साइड वीक हो गई है, वो देख नहीं पा रहा है कि ये साइन मेरे हैं या नहीं है। तो वो राइटिंग को देख के पहचान सकता है कि हाँ, प्रमाणित कर सकता है कि हाँ मैं क्या करता हूँ, इसको सर्टिफाइड करता हूँ कि ये जो सिग्नेचर है ये मेरे ही है। क्लियर हुआ हरमान, पुष्कर? जो हम 159 जी बता दीदी। रहे हैं ना, कि पहले वो मेमोरी को रिफ्रेश करेगा। फिर आता है 161, राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। जो राइटिंग यूज की गई है मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, उसको लेकर एडवर्स पार्टी का क्या राइट है। तो एडवर्स पार्टी का ये राइट है कि वो उस सेम डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकती है। एडवर्स पार्टी को राइट है कि इसके तहत विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। यानी कि पहले तो हम कह रहे हैं कि जो ऊपर वाले सेक्शंस में कि जो विटनेस होते हैं, मतलब जो विक्टिम की साइड से विटनेस आते हैं, वो भी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं, लेकिन जो एडवर्स पार्टी होती है उसके पास भी ये राइट है कि वो मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। ठीक है, उन राइटिंग को देख के उसको यूज करके देख सकता है कि हाँ मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है और बोल सकता है कि मुझे ये दोबारा पढ़ने हैं। और एडवर्स पार्टी उन सारे डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकती है, देख सकती है। नेक्स्ट है 162, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर किसी पर्सन के पास कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए उसको सम्मन भेजा जाता है, तो उसको वो कोर्ट में प्रोड्यूस करना ही होगा। कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो बताए कि आखिर किस लिए उसको उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो जिस पर्सन को सम्मन भेजा जा रहा है, फिर ये उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो कोर्ट को वो लाकर ही देगा।
163 गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस ऑन नोटिस। गिविंग एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कोल्ड, अगर डॉक्यूमेंट किसी और पार्टी की पोजीशन में है और उसको प्रोड्यूस करने की मांग करती है तो दूसरी पार्टी फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को नोटिस देती है कि जब उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस कर देती है और जिस पार्टी ने प्रोड्यूस करने के लिए कहा है तो इंस्पेक्ट कर सकती है, तो यहाँ पर भी वो बाउंड होगी उसके एविडेंस को देने के लिए। एग्जाम्पल, एक लड़की है सुनीता और एक है मीना, दोनों के बीच में एक केस चल रहा है। सुनीता चाहती है कि मीना के पास जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में दे, पर यहाँ पर सुनीता क्या करेगी, पहले नोटिस देगी मीना को। जैसे नोटिस रिसीव हो गया है तो कोर्ट में डॉक्यूमेंट दे देती है, तो सुनीता उन डॉक्यूमेंट को देख सकती है। हरमन, पुष्कर, ये समझ आया? जी दीदी। जी दीदी। नेक्स्ट है 164 यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विटनेस वॉज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। अब जहाँ पे नोटिस दिया जा रहा है लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया है। जैसे एग्जाम्पल मैंने सुनीता का दिया था, जैसे सुनीता ने नोटिस दिया था मीना को डॉक्यूमेंट के लिए, अगर वो नहीं देगी तो क्या होगा, अगर वो मना कर देती है उसके बाद में डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में पेश करके नहीं दिया जाएगा, दूसरी पार्टी के कंसेंट के बिना या कोर्ट की परमिशन के बिना उसको प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरी पार्टी की कंसेंट भी ज़रूरी है। अब जैसे एक पार्टी कह रही है कि आप वो वाला डॉक्यूमेंट कोर्ट में ले जाके दे दीजिए, अब वो पार्टी नहीं चाहती कि मैं अपना डॉक्यूमेंट दूँ, तो वहाँ पे पहले कोर्ट की परमिशन ली जाएगी। अगर कोर्ट परमिशन दे देता है तब तो वो पार्टी देगी, अगर कोर्ट परमिशन नहीं देता तो उस पार्टी को आप कंपेल नहीं करोगे प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है 165 जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन। जज की पावर बताई गई है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराना है तो जज के पास पावर है कि वो पार्टी या विटनेस से क्वेश्चन पूछ सकती है और ऑर्डर दे सकती है। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं देगा, जज क्या करेंगे, विटनेस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है हरमन, पुष्कर? जी दीदी। जी मैम। 166 है पावर ऑफ जूरी और असेसर पुट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जजेस और असेसर के पास पावर है कि वो विटनेस से कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 167 है नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। अगर किसी पर कोई चार्ज लगता है, देखो ये चैप्टर 11 है, चैप्टर 11 में सिर्फ एक ही सेक्शन है। अगर किसी पर कोई चार्ज लगता है तो ऐसा नहीं है कि उसको सीधा फांसी की सज़ा दे देंगे, पहले एविडेंस से प्रूव करना होगा। अगर एविडेंस इम्प्रॉपर है तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, पर कभी कभी ऐसा होता है जो एविडेंस लिए जाने थे उनको छोड़ दिया गया, या जो नहीं लिए जाने थे उनको एडमिट कर लिया गया है, तो इस ग्राउंड पर जजमेंट रिवर्स नहीं किया जा सकता और ना ही नया ट्रायल लेकर आएगा कोई भी पर्सन। अगर कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट रीजन है तो कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको जस्टिफाई करने के लिए, तो वो तभी क्या होगा, एडमिट किया जाएगा। जब ये अपीयर होता है जिन एविडेंस को लिया गया है उससे डिसीजन अलग है। ठीक है, तभी उसका रिवीजन होगा, तभी उसको रिवाइज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ यहीं तक है, ये आज पूरा हो चुका